हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 11th के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे नहीं लगता अब तक कोई मैंने पढ़ाया है या मैं अभी थोड़े दिन तक पढ़ाऊँगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th फिजिक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि इसके अंदर क्या है, क्या इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनते हैं, क्या इसमें डिराइव किया जाता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको बताऊं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल। तो मैं इसकी बात सबसे पहले करता हूँ कि प्रोजेक्टाइल क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करूँगा तो पहले मुझे प्रोजेक्टाइल पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल है क्या बेसिकली। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल क्या है, सिंपली एक ऑब्जेक्ट है। प्रोजेक्टाइल सिंपली एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दूंगा, मतलब स्टार्टिंग में मैं उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दूंगा और उसके बाद वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो खुद ही आगे का मोशन करेगा। ठीक है, वो खुद ही आगे का मोशन करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही कॉमन, और जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो सबसे बेसिक इमेज आपके दिमाग में यही बनेगी कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी दी मैंने इसको कोई, और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, मतलब ये आगे का पूरा तामझाम खुद ही देखेगा और ये कुछ इस तरीके का पाथ डिस्कवर करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रोजेक्टाइल है। ये क्या है, प्रोजेक्टाइल है। और जो उसका मोशन हो रहा है उसको कंबाइनली हम क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्टाइल है। और जो पाथ डिस्कवर कर रहा है, ये पाथ, ये जो ये पैराबोला टाइप पाथ जो आ रहा है हमारा, इसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री। इसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने देख लिया कि प्रोजेक्टाइल क्या है। प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट है। प्रोजेक्टाइल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, उसके बाद वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बाकी का मोशन वो खुद से कवर कर रहा है पूरा, विदाउट एनी इंजन और फ्यूल। वो खुद से ही सब कुछ कर रहा है, बाद में उसको एक्सटर्नली हम कुछ नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ही काम कर रहा है। ठीक है, अब इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो कौन है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा भाई सबको पता है कौन है, वो जेवलिन थ्रोवर है। ठीक है, तो वो भी यही प्रोजेक्टाइल मोशन की, मतलब इसी ट्रेजेक्ट्री में वो अपना जेवलिन फेंकता है। जैसे ये जेवलिन यहाँ से फेंकेगा वो, तो उसका जेवलिन इस तरीके से जाता है, वो इसी मोशन को करता है, इसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है। तो ये पूरी इसकी ट्रेजेक्ट्री, यहाँ से नीरज चोपड़ा ने अपना जेवलिन फेंका था और यहाँ पे जाके उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। ठीक है, तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग हमने समझ लिया है कि प्रोजेक्टाइल क्या है और किस तरीके से हम इसमें आगे बात करने वाले हैं, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कुछ अच्छी सी बातें जो करेंगे वो कौन सी होगी। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास सबसे सही चीज़ जो आएगी उसमें हम, जब भी हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे तो हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। हम कुछ क्या लेंगे, अजम्पशंस लेंगे। अजम्पशंस लिए हैं हमने, जैसे हम बॉल को फेंक रहे हैं हवा में, तो हवा में क्या कंडीशंस रहनी चाहिए हमारी बुकिश डेरिवेशन के लिए, उसके लिए हमने थोड़े से कुछ अजम्पशंस लिए हैं। दिस इज़ नॉट रियलिटी, बट ये हमने अज्यूम किया है कि हाँ ऐसा हम मान रहे हैं और उसके बाद हम बुक में अपनी डेरिवेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अजम्पशंस क्या हैं, वो अजम्पशंस ये हैं, देखिए। ठीक है, वो अजम्पशंस ये हैं। तो पहला अजम्पशन क्या है कि एयर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा उसके ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि मैंने ये ऑब्जेक्ट फेंका था यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट मैंने फेंका था यहाँ और इसने ऐसा पाथ बनाया था। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मोशन में एयर जो है वो उस प्रोजेक्टाइल के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा रही है, कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही है एयर। ठीक है, दूसरा अजम्पशन क्या है, ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है कि अर्थ का जो रोटेशन है, सबको पता है कि अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, वो हमेशा रोटेट करती रहती है, तो उस अर्थ के रोटेशन की वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। तो अर्थ का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब नो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। जो अर्थ 24 घंटे घूम रही है उसका हमारे इस प्रोजेक्टाइल मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, हमने ऐसा अजम्पशन लिया है, सेकेंड अजम्पशन।
तो थर्ड अजम्पशन मेन क्या है कि नो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, नो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो मतलब अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल शेप की ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, तो उस पर हम ऐसे इस तरीके का जो प्लेन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं वो प्लेन ही मान रहे हैं हम, उसके कर्वेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है ना, उसके कर्वेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो हमने ये तीनों अजम्पशन मान लिए हैं, इसको पढ़ने से पहले आगे हमने तीनों अजम्पशन मान लिए कि हम ये तीनों चीज़ें मान रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ये नहीं मानेंगे ना तो फिर हमें इन सब के एक्सप्रेशंस भी कंसिडर करने पड़ेंगे हमारे डेरिवेशन में, वो अभी हम इतना हेक्टिक काम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको सिंपल बनाने के लिए हमने ये तीनों एजम्पशंस मान लिए हैं, ठीक है, ये एजम्पशन हमने मान लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या रहेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन देखो दो तो एग्जांपल मैंने ही दे दिए हैं आपको कि एक तो ये ग्राउंड से जब कोई ऑब्जेक्ट को आप लोग फेंकोगे तो वो कुछ इस तरीके का पार्ट डिस्कवर कर रहा है। एक एग्जांपल हो सकता है कि सपोज आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग पे ऑब्जेक्ट तुम यहाँ से इस तरीके से फेंक रहे हो, मतलब तुमने कुछ वेलोसिटी उसको सीधी डायरेक्शन में दी, तो हमें पता है कि अच्छे से इस तरीके का पाथ वो डिस्कवर करता है, इस तरीके से वो गिरती है जाके ऑब्जेक्ट। ये हमने हमेशा ऑब्जर्व किया लाइफ में अपनी, ठीक है, ये हमने हमेशा ऑब्जर्व किया है लाइफ में। तो देखो दो तरह के तो यही हो गए हैं, तो मेनली हमें यही दो पढ़ने हैं, मेनली हमें इस चैप्टर में यही दो पढ़ने हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग केसेस हो सकते हैं उसमें, लेकिन हम मेनली इन दो पे फोकस करके चलेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहेगा, देखिए आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ये फर्स्ट वाला देखो केस, ये वाला केस देखो, जस्ट अ सेक, ठीक है। ये देखो ये इस बच्चे ने, ये बच्चा खड़ा है, इसने बॉल फेंकी तो ये ऊपर गया यहाँ पे और ये इस तरीके से आ गया, तो थोड़ा सा कर्व पाथ तो इसने भी बनाया, ये देखो ये वाला इस तरीके का कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो इस लड़के ने ये बॉल थोड़ी सी आगे थोड़ा सा आगे करके फेंका है, मतलब सीधा ऊपर ना फेंक के थोड़ा सा टिल्ट करके फेंका है, तो उसने इस तरीके का पाथ बनाया, और अब देखो वही बिल्डिंग वाला केस है कि ये बिल्डिंग थी यहाँ पे और ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरीके से फेंका गया, तो उसने ये पाथ बनाया, ठीक है। अब देखो एक ये है, जैसे ये रग्बी प्लेयर है या फिर फुटबॉल प्लेयर बोल लो आप इसको, यहाँ पे फुटबॉल पड़ी है, इसने इसको किक किया, तो ये यही तो बात बनाती है, हमने ऑब्जर्व किया है, फुटबॉल मैचेस देखते हैं हमेशा, आप खेले होंगे स्कूल में, यही तो ऑब्जर्व करते हैं कि वो इस तरीके का ही पाथ बनाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स हैं अलग अलग, और डेली लाइफ के एग्जांपल है यार, डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं यही सब चीज़ें, ठीक है। तो मेनली हम दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशंस पढ़ेंगे, फर्स्ट तो ये होगा और सेकंड ये होगा। फर्स्ट वाले केस में हम एक बिल्डिंग से बॉल को फेंकेंगे, अभी देखते हैं हम आगे, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और सेकंड केस में हम उसको ग्राउंड से फेंकेंगे किसी एंगल पे, ठीक है। फर्स्ट केस ये होगा और सेकंड केस ये होगा, हम अच्छे से आगे इन दोनों केसेस को पढ़ेंगे, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या होगा, अभी आगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से आएंगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हम फर्स्ट केस पकड़ते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है, देखो फर्स्ट केस हमारा है कि जब मैं ये प्रोजेक्टाइल जो है मेरा, मैं फायर कर रहा हूँ, फायर्ड मतलब फेंक रहा हूँ पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हुई, जस्ट अ सेकेंड इसका कलर में बदल दूँ, अगर ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हुई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। अब मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, पैरेलल का मतलब है मैं इस ऑब्जेक्ट को जो वेलोसिटी दूंगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो हॉरिजॉन्टल की पैरेलल डायरेक्शन में दूंगा, और सपोज मैंने ये वेलोसिटी दे दी इसको u, ठीक है। प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने क्या पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर देंगे, बाकी वो कंप्लीट मोशन खुद से करेगा अपना अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यही चीज़ तो बोली थी और यही चीज़ हमने अभी डेमोन्स्ट्रेट करी है, ठीक है, यही चीज़ बोली थी हमने, यही चीज़ हमने डेमोन्स्ट्रेट करी। तो थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, क्या है कि मैंने इनिशियल जस्ट अ सेकेंड, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ। और देखो अब जो भी हॉरिजॉन्टल मोशन जब भी होगा ना, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी होगा, इसमें दो तरह के मोशंस होंगे, पहला होगा हॉरिजॉन्टल मोशन, और दूसरा होगा
वर्टिकल मोशन, दूसरा होगा वर्टिकल मोशन। तो पहला हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा वर्टिकल मोशन। देखो अब अगर मैं इसको कैसे बोल रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन होंगे इसमें, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आ गई है, इस पॉइंट P पे आ गई है, और सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई है, ठीक है। तो x क्या है, x इज अ डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर x एक्सिस कह लो, इसको y एक्सिस बोल लो, z ना हटा के, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्स वाई एक्सिस का प्लेन है मेरे पास, इसमें पूरा मोशन हो रहा है, ठीक है। इसके p के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, और x क्या है, x ये डिस्टेंस होगा भाई, होगा ना पक्के से, बिल्कुल अच्छे से होगा। और y जो होगा, y ये वाला डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये ऊपर से स्टार्ट हुआ है, मैं यहीं से मेजर करूँगा y को, ठीक है। y यानी वर्टिकल एक्सिस में कितना चला वो y चला, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितना चला वो x चला, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस केस में x है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस केस में y है। क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूँ, जब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूँ तो मुझे इसमें की पॉइंट याद रखना है बहुत अच्छे से। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमेशा जो वेलोसिटी रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी जो भी रहेगी वो कांस्टेंट होगी। हॉरिजॉन्टल मोशन में, जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी मोशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है, जो एक्स एक्सिस की तरफ वाली डायरेक्शन है ना, उससे याद रखना वो कौन सी डायरेक्शन है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। और उसमें वेलोसिटी जो रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा, एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो। क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू ज़ीरो होगी। याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन वाले केस में जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो ज़ीरो होगी। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैं वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब जो बोल रहा हूँ वो क्या है कि सपोज इस पॉइंट पे मैंने इसको इनिशियली यू वेलोसिटी दी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखने जाऊँगा या फिर इस पॉइंट पे देखने जाऊँगा ना, तब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी यू ही होगी मेरे भाई। वो पूरे थ्रू आउट द मोशन वो वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ये तो होगी हॉरिजॉन्टल मोशन की बात। अब मैं अगर वर्टिकल मोशन की बात करूँ तो मुझे इसमें क्या बात करनी चाहिए। वर्टिकल मोशन अगर मैं बोलूँगा, देखो मैंने क्या बोला था कि प्रोजेक्टाइल को हम इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे और उसके बाद वो नीचे आएगा किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन होगा इस वाले केस में, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन जो होगा वो g होगा। यानी एक्सेलरेशन की मेरे पास कोई वैल्यू आ रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, मतलब इस पूरे मोशन में, वर्टिकल मोशन में, इस पूरे वर्टिकल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये याद रखना है, मैं तभी वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वापस से पीछे करके वीडियो को देख लेना भली, लेकिन ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन जी होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो करेगा वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी करेगा, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन जो भी होगा उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या रहेगा, जी रहेगा, यानी ए इक्वल्स टू जी रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी ये दोनों, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, मेन चीज़ हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन कितना है, ज़ीरो है। वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन कितना है, जी है। और एक और चीज़, हॉरिजॉन्टल मोशन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है भाई, यू है वो। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो ज़ीरो है, क्योंकि हमने पूरी जितनी भी इसमें वेलोसिटी दी थी, जो भी हमने इसमें वेलोसिटी प्रोवाइड करी थी, वो सिर्फ किस डायरेक्शन में करी थी, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो टोटल वेलोसिटी जितनी भी हमने दी थी वो केवल किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होगी सिर्फ उसकी, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी, मैं फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटीज हो सकती हैं,
लेकिन इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है उसके पास, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी होगी तभी हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है। भाई अगर ये समझ में ना आए तो इसको पीछे ले जाके वीडियो को तब देख लेना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे बोल रहे हैं कि जो ये पाथ डिस्कवर कर रही है ऑब्जेक्ट, यहाँ से बिल्डिंग से इस बिल्डिंग से ये जो काली वाली बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग से हमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी थी इस तरीके की, वो क्या थी, u थी, और ये u, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, मैंने इसको क्या दी थी, एक इनिशियल वेलोसिटी दी थी ये वाली, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू द, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, ठीक है। तो मैंने एक इनिशियल वेलोसिटीज को इस डायरेक्शन में दी थी, यानी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, और ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वो u थी, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी सिर्फ, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये पाथ है, प्रूव दैट द पाथ जो कवर कर रहा है, ये ट्रेजेक्ट्री जो है, ये क्या है, ये एक पैराबोला है, ठीक है। तो ये पैराबोला प्रूव करने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए पैराबोला होता क्या है, ठीक है। तो पैराबोला क्या होता है पहले ये जान लेते हैं भाई, व्हाट इज पैराबोला, जस्ट अ सेक, व्हाट इज पैराबोला। देखो पैराबोला क्या होता है, जहां पर भी तुम्हें कुछ इस तरीके की फिगर दिखे या फिर इस तरीके की फिगर दिखे, ये थोड़ा ऐसे है, मतलब इसी तरीके की फिगर दिखे, या फिर कुछ इस तरीके की फिगर दिखे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी फिगर दिखे, ये सब पैराबोला की इक्वेशन से गवर्न होती हैं फिगर्स, ठीक है। और पैराबोला जिस इक्वेशन से आता है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी y और x में जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता होनी चाहिए, वो ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब है जब x की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और जैसे ही हम ये देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो इसका जो पाथ आएगा, जो कर्व आएगा, वो क्या आना चाहिए, वो पैराबोला आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, पैराबोला आना चाहिए, ठीक है, वो पैराबोला आना चाहिए कर्व। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो कर्व कैसा होगा, पैराबोला होगा, कर्व कैसा होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये याद रखनी है, ठीक है। अब यानी मेन चीज़ क्या होनी चाहिए हमारे पास, जब भी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बन जाए, वैसे ही हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनी और वैसे ही हमारा जो कर्व आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ग्राफ जो आ जाएगा वो पैराबोला आ जाएगा, ठीक है। अब पैराबोला के बारे में हमने जान लिया है, अभी इतनी ही ज़रूरत है। पैराबोला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या होता है वो, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जो हम प्रूव करना चाहते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रूव दैट द पाथ जो ये डिस्कवर कर रहा है, ये क्या है, एक पैराबोला है, ठीक है। ये क्या है, एक पैराबोला है। सपोज अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, और ये वाई एक्सिस लो, ये जेड नहीं है, ठीक है। ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब सपोज ये मैंने पॉइंट क्या माना, P माना, PXY। अब PXY पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो x है, सेम ऐसे ही जैसे पिछली बार किया था। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो y है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है। अब मुझे फाइनली अगर मैं y और x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव कर दूं कि बन रही है, तो मैं बोल दूंगा कि मेरा पैराबोला है। पैराबोला होने के लिए मेन चीज़ क्या है कि जो भी इक्वेशन बने एंड में वो क्या आनी चाहिए, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। अब देखो यही प्रूव करते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। सेकेंड क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। तो अगर ये तीनों भी नहीं, ये दोनों याद होंगे ना शुरू के, अगर
तो हम इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, डेरिवेशन सब पेल देंगे, सब कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें देखो मैं जनरल वे में तीनों इक्वेशंस लिखी हैं और जनरलाइज वे में ही मैं v को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये क्या है? ये है एक फाइनल वेलोसिटी। और u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और t क्या है? टाइम है, ठीक है। सपोज यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ये मैं इसको बोल दे रहा हूँ कि ये a पॉइंट है, ये a पॉइंट है जहाँ से मैंने बॉल को स्टार्ट किया था, और इस p पॉइंट तक आते आते ये चीज़ हो रही है। तो ये a से p तक आने में जितना टाइम है वो टाइम t ये है। इस a पे जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी और इस p पे कौन सी वेलोसिटी होगी? वो फाइनल वेलोसिटी होगी। a पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी। p पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। तो a पे क्या होगा? a पे इनिशियल, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट है। p पे क्या होगा? p पे फाइनल, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है। बहुत बेसिक सी बात है, यही की है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ रह गई है, वो है s। s क्या है? s इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, s इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये तीनों इक्वेशन याद होंगी तुम्हें, तुम इनको पक्का कर लोगे अपने दिमाग में, तो आराम से हम पूरा टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आराम से हम पूरा टॉपिक हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो अब प्रूव कर दें कि पाथ पैराबोला कैसे आया है। पाथ ये पैराबोला है, ये कैसे हम बता रहे हैं उसको मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कैसे प्रूव करना है, देखो इस वाली फिगर में देखो, हमने ये पॉइंट बोला है, जो हमने जो ये पॉइंट बोला है, ये p पॉइंट, ये हमने xy माना। यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है? x है इस पॉइंट का, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? y है, ठीक है। तो मैं पहले ये दो ही चीज़ें लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो है पहली चीज़ वो क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? वो x है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वो u है। मैंने बताया था शुरू में, बार बार बता रहा हूँ और बार बार बताऊंगा पूरे लेक्चर में कि इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी थी, और वो कितनी है? वो u है। वो कितनी है? वो u है, वो u है, ये u है वो, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो x है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना था? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने बताई थी लिख के, 1:0, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी हमारी वेलोसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अब, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। नहीं सॉरी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यानी s क्या है? x है, यहाँ पे x रख देते हैं s की जगह। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी तो u ही है, हमने दी थी। t क्या है? टाइम तो वही है, प्लस हाफ a एक्सेलरेशन क्या है? 0 इंटू टी स्क्वायर। तो केवल ये बचेगा, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू यू टी बचा है, ये x इक्वल्स टू यू टी बचा है। तो मैं यहाँ से t का एक्सप्रेशन ये निकाल लेता हूँ कि जो t आया है ये क्या है? x अपॉन u आया है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही बैक करके एक और बार देख लेना इस वीडियो को, लेकिन ये समझना है साथ साथ, ठीक है। तो t इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू आ गया हमारे पास। ये क्या है? t इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू। अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करता हूँ, अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करता हूँ। अभी मैंने हॉरिजॉन्टल के लिए पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में सबसे पहले तो a की वैल्यू क्या है? g रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी बार बार लिख रहा हूँ, क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कोई भी इनिशियल वेलोसिटीज को नहीं प्रोवाइड की है। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखो
वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है y, जो ये है, ये y है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में है। सब एक सेकेंड, जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ये y है, ये y है। इनिशियली यहाँ पे थी, जैसे इनिशियली ऑब्जेक्ट इस लाइन पे थी, यहाँ पे मानो यहाँ पे थी, तो वो फाइनली यहाँ इस डिस्प्लेसमेंट पे आ गई वर्टिकली, यानी वर्टिकली हमने ये डिस्प्लेसमेंट चला y, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली है। ठीक है, अब लिखते हैं इसको, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y हो गया, सॉरी y हो गया। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन रखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो s की जगह y रखते हैं, y इज इक्वल्स टू ut यानी इनिशियल वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 हो जाएगी ये टर्म, तो प्लस हाफ और ये g t स्क्वायर, तो यानी ये क्या आ जाएगा, हाफ g t स्क्वायर आ गया। अब यानी y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। अब ये वाला t जो हमने निकाला था, ये जो t हमने यहाँ से निकाला था, ये वाला t जो हमने निकाला था, वो t में उठा के इस इक्वेशन में रख देता हूँ। सपोज इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे पास y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी एक्स अपॉन यू था, तो एक्स स्क्वायर अपॉन इसको यू स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो ये देखो अब ये क्या बन गया, ये y और x का रिलेशन आ गया, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, वो 2 है। तो यानी ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यार, यही तो प्रूव करना था हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये y और x में जो रिलेशन आया है हमारा, वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 10 पाथ जो होगा वो क्या होगा, वो पैराबोला होगा, एक जो पाथ होगा वो क्या होगा, वो पैराबोला होगा एक। तो हमने प्रूव कर दिया इस इक्वेशन से, जो प्रूव है ये वाला इक्वेशन का प्रूव है कि हमने इसको क्वाड्रेटिक प्रूव किया, और जैसे ही हमने क्वाड्रेटिक प्रूव कर दिया है, मैंने बताया था जैसे ही क्वाड्रेटिक आएगी तो जो भी इसका ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, एक पैराबोला होगा। ठीक है, तो ये हमने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ये जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज़ अ पैराबोला, तो पाथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज़ पैराबोला का मतलब है कि हमें उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह शो करना है, और जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी हमारा पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब और आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ये लेक्चर थोड़ा लंबा इसलिए बन रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए लंबा खींचेगा लेक्चर, और इसको खींचना भी चाहिए लंबा। देखो अब मैं इस पॉइंट को सपोज ए बोल रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं सपोज बी बोल रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट जब जितने टाइम के लिए इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक है ऑब्जेक्ट, जितने टाइम तक भी ऑब्जेक्ट इस फ्लाइट में है, पूरी ए से बी तक की फ्लाइट में, जितने भी टाइम के लिए, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको कैपिटल टी से दिखाते हैं। तो ये कैपिटल टी का एक्सप्रेशन निकालना है हमको, क्या आएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल टी का हमें एक्सप्रेशन निकालना है, क्या आएगा। अब सपोज मैं जो इस बिल्डिंग की हाइट ले रहा हूँ ना, इस बिल्डिंग की हाइट में बोल रहा हूँ कि वो h है, कैपिटल H। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, वो कैपिटल H है, वो कैपिटल H है, ये वाला ये लिखा है मैंने, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, वो है h। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग का मतलब एक और भी बोल सकते हैं हम, ये क्या है, ये तो भाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये। तो देखो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ थी ए पॉइंट पे, और फाइनली सपोज यहाँ पे ग्राउंड पे आ गई, ये ग्राउंड ही तो है बी पॉइंट, तो ग्राउंड यहाँ भी ग्राउंड है और यहाँ भी ग्राउंड है, तो वर्टिकली देखें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, h हुआ है। तो यहाँ तक आने में, इस ए पॉइंट से इस पॉइंट तक नीचे ग्राउंड तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो क्या है, h है वो। ठीक है, वो क्या है, h है। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक चीज़ और, वर्टिकल डायरेक्शन में दोबारा लिखना हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो क्या है, 0 है। किसमें है ये, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बार बार बोल के लिख रहा हूँ मैं, ये चीज़ याद रखना है प्लीज़, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो h हो गया। ठीक है,
अब अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन वाले फॉर्मूले में रखूं तो क्या आएगा मेरे पास, देखो जैसे सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो मैं s को तो यहाँ h रख दूंगा, s को मैं क्या रख दूंगा, h रख दूंगा, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो h हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, यू टी वाला, प्लस हाफ e को मैं क्या रखूँगा, g रखूँगा, और t को मैं स्मॉल t को कैपिटल टी स्क्वायर रख दूँगा। तो यहाँ से मेरे पास जो टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2h अपॉन जी अंडर रूट में, 2h अपॉन जी अंडर रूट में। तो ये क्या हो गया, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी वर्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारे पास कि ए से बी तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, कितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट कंप्लीटली अपनी फ्लाइट में था, अपनी हवा में था, ठीक है। तो वो कितना टाइम है, वो टी टाइम है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है, वो क्या है, नेक्स्ट चीज़ जो निकालनी है हमें उसका नाम है रेंज, ठीक है। अब इसके लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है उसकी बहुत अच्छे से ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है 2h अपॉन जी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने एक्सप्रेशन निकाला है वो कितना है 2h अपॉन जी। अब देखो रेंज क्या होती है, रेंज जो होता है ना वो होता है ये इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वही रेंज कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो मतलब हॉरिजॉन्टली जितना वो टोटल डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है ऑब्जेक्ट, वो हमारी रेंज होती है, वो हमारी रेंज होती है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम कहाँ तक गया है वो। एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो मैक्सिमम कहाँ तक गया है। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे अपना रेंज, अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो मुझे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी पता लग जाए, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, वो यू होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मैं किसी भी पॉइंट पे देख लूँ वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ से इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाएगी, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया उसने, और उसमें टाइम ही कितना ले रहा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका टाइम। तो यानी बी पॉइंट तक जा रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया, आर हो गया, जिसको हम रेंज बोल रहे हैं। अब मैं अगर डिस्टेंस मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए मुझे दो चीज़ें मिल जाए बस, एक तो टाइम, और देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अगर मैं इसमें वही सेकंड इक्वेशन लगा दूं फिर से कि s इज इक्वल्स टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ए तो यहाँ पे ज़ीरो है, s क्या है यहाँ पे, s यहाँ पे r है क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल बात कर रहा हूँ, u क्या है, u ही है, और t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये इसकी रेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, ये इसकी रेंज कैलकुलेट हम कर लेंगे इस तरीके से। मेन चीज़ देखो यही है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमने ज़ीरो ली थी, क्योंकि हमने कोई इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में उसको कोई वेलोसिटी ही नहीं दी थी, वो सिर्फ हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ ऐसे उसको वेलोसिटी दी थी हमने। देखो याद होगा कि मैंने सिर्फ इस तरीके से उसको वेलोसिटी दी थी यू, वो क्या था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के पैरेलल थी वो वेलोसिटी, पैरेलल थी मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने उसको वेलोसिटी दी थी, ठीक है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो रखेंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा यू ही रहेगी, वो पहले ही हमने क्लियर कर दिया है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा, तो हम फाइनली उससे रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो इस लेक्चर के एंड पॉइंट तक जाते हैं। अब सपोज अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, अब तक तो हमने रेंज निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, पैराबोला प्रूव कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से वेलोसिटी दी थी u, और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस पॉइंट पे, इस p पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, नेट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी मतलब इसकी साफ डायरेक्शन में पता है कि उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी वेलोसिटी की, क्योंकि साफ दिख रहा है हमें ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है, x की तरफ आ रही है ना, जो ये वाला पॉइंट है, ये b पॉइंट, ऑब्जेक्ट इसी की तरफ आ रही है ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यहीं आनी चाहिए उसकी, ठीक है। अब देखो हमें अच्छे से पता है कि
इस पॉइंट पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और एक वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ठीक है। वो कैसे बताएंगे, देखो वो कैसे बताएंगे, वो ऐसे बताएंगे कि इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी जिसको हम वी बोल रहे हैं, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी जिसको हम वी बोल रहे हैं, जिसको हम वी बोल रहे हैं। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा वी, वो इस डायरेक्शन में आएगा वी, और हमें यही वी कैलकुलेट करना है, इसी का मैग्नीट्यूड हमें पता करना है, ठीक है। सपोज दिस इज अ पॉइंट पी, ये क्या है, ये पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी के लिए हम देखो क्या करेंगे, इस पॉइंट पी के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमें वी एक्स चाहिए और वी वाई चाहिए, ठीक है। वी एक्स चाहिए और वी वाई चाहिए, तो वी एक्स बताओ, अच्छा मुझे क्या है, देखो वी एक्स बताओ, एक बार पोज करो उसको, सोचो, और वी एक्स क्या है, वी एक्स क्या है, ठीक है, वी एक्स सोचोगे, सोच लिया। देखो वी एक्स क्या है, वी एक्स है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वी एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और भाई साहब ये तो हमने बोला था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी और वो किसके इक्वल होगी, यू के, यानी वी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, ये तो यू के इक्वल है यार, ये तो यू के इक्वल है। तो ये तो फाइनल हो गया हमारा कि हमारे पास वी एक्स आ गया, ठीक है, वी एक्स आ गया हमारे पास। अब मुझे वी वाई निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, वी वाई। चलो ठीक, इससे पहले ना मैं एक बात बता दूं कि मैं वी एक्स और वी वाई के टर्म्स में वी को कैसे निकाल रहा हूँ, ये मैं बताना रह गया है, ये बता देता हूँ। देखो सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं कुछ इस तरीके से, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। तो अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए ना, तो सपोज इसका रिजल्टेंट सी है और उस सी का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो कुछ इस तरीके से निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला है, ये हमने पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हैं आराम से वेक्टर वाले केस में, लेकिन इसका ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। अब सपोज ये दोनों वेक्टर जो हैं, ये दोनों वेक्टर इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पे हैं, ये दोनों वेक्टर इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पे हैं। 90 डिग्री यानी थीटा कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रख दूंगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा तो 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो यानी सी का मेरे पास जो मैग्नीट्यूड बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यानी जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा मैं इसमें कॉस 90 रखूँगा, 0 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बस यही याद रखना है अभी के लिए, तो यही याद रखना है अभी के लिए, सिर्फ यही याद रखना है कि हमारे पास ये इस तरह की एक्सप्रेशन आ रहा है, हम इस वाले फॉर्मूले में जब रख रहे हैं वो चीज़, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है। अब देखो इसका यूज़ क्या करेंगे हम, अब वी एक्स मैंने निकाल लिया है, अब मैं वी वाई निकालता हूँ। अब देखो वी वाई निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा वी नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूँ अगर मैं, वर्टिकल डायरेक्शन में v जो होगा यहाँ ये वी वाई में निकालना है ना, तो वी वाई निकालने के लिए तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना, वाई एक्सिस के अलोंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग बात करूँगा तो वर्टिकल डायरेक्शन ही हो, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो वी वाई है। और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हर बार लिख रहा हूँ भाई साहब, कब समझोगे यार, इनिशियल वेलोसिटी 0, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी ही नहीं कुछ, जो ये u था ये हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और a क्या है, अरे बताया तो था, a तो g है, a की वैल्यू क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, g के इक्वल है, a की वैल्यू क्या है, g के इक्वल है। अब अगर ये g के इक्वल है तो सारी चीज़ें रख देते हैं ना इसमें, तो v की जगह फाइनल वेलोसिटी की जगह vy रख देते हैं, u की जगह तो 0 रख देते हैं भाई, और क्या, a की जगह g और इसकी जगह t, तो यानी vy की वैल्यू क्या आ गई, gt आ गई है। तो हमारे पास ये vy भी आ गया और ये vx भी आ गया। अब देखो ये vx कुछ इस तरीके से है और ये vy कुछ इस तरीके से है, और ये दोनों भाई तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों वेक्टर, और उनका रिजल्टेंट कुछ बीच में इस तरीके से है जो हमें v निकालना है।
ये दोनों वेक्टर तो एक दूसरे के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट ये v है, इनका जो रिजल्टेंट ये v है, ये क्या आएगा भाई साहब, ये तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy कोस 90 डिग्री तो आएगा, अभी तो पढ़ा है। कोस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो यानी v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और vx स्क्वायर और vy स्क्वायर की तो वैल्यू मैंने अभी निकाली है यार। vx स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है भाई, वो u स्क्वायर, और प्लस vy स्क्वायर, vy की वैल्यू gt निकाली यानी g स्क्वायर t स्क्वायर। ले भाई, ये क्या आ गया, दिस इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p ऑन द पैराबोला, या फिर पाथ, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, उस वेलोसिटी की वैल्यू ये है, v इक्वल्स टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं अच्छे से अच्छे एग्जाम में, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसमें सिर्फ एक लास्ट चीज़ रहेगी, वो क्या है, वो मैं ये बताता हूँ। देखो, अब देखो, तुम्हारे पास ये vx की डायरेक्शन थी, तुम्हारे पास ये vy की डायरेक्शन थी, और ये तुम्हारे पास बीच में v आ गया, और ये vx की वैल्यू क्या आती, u थी, ठीक है। अब इसमें ना मैं एक एंगल बनाऊंगा तुम्हारे सामने, और वो एंगल ये है, ये वाला, और इस एंगल को बोल रहा हूँ मैं बीटा। इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूँ, बीटा। यानी इफ रिजल्टेंट velocity v makes angle beta with the horizontal makes an angle beta with the horizontal। अब देखो, अगर ये बीटा बन गया हॉरिजॉन्टल के साथ, अब मैं ये ट्रायंगल पकड़ूँ, देखो अब मैं इसको ना थोड़ा मार्क करता हूँ तुम्हारे लिए, ट्रायंगल तो इजी पड़ेगा तुम्हें, इससे करता हूँ। अब देखो, ये तो क्या है, ये x है, ये क्या है, ये x है, और ये y है, और ये बीटा एंगल है। अब मैं ये अगर ये vy, ये चीज़, ये vy उठा के यहाँ पर रखूँ, ये vy मैंने, एक सेकेंड, ये vy उठा के मैंने यहाँ पे रखा, ये क्या है, ये vy है, ये vy उठा के मैंने यहाँ पे रखा, और ये क्या है, ये vx है। अब मैं अगर इसको ट्रायंगल मान लो कि इसको a बोल दूँ, इसको b बोल दूँ, और इसको c बोल दूँ, तो ये ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल ABC बन गया। अब इस ट्रायंगल ABC में अगर मैं tan ऑफ एंगल ऑफ बीटा निकालूँ, tan ऑफ एंगल बीटा निकालूँ, तो वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB आएगा वो। और BC क्या है, VY, और AB क्या है, VX, यानी VY क्या है, GT, VY निकाला था अभी पीछे, और Vx क्या है, U। तो मैं बीटा निकाल सकता हूँ यहाँ से, वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स GT अपॉन U, ठीक है। अब देखो, बीटा का निकालने का मोटिव क्या है, कि बीटा एक तरह से मैं किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन किस बेसिस पे बता रहा है, एंगल की बेसिस पे बता रहा है, कि इनिशियली तो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में U वेलोसिटी दी थी, हॉरिजॉन्टल तो यही डायरेक्शन रहेगी हमेशा, हॉरिजॉन्टल तो हमेशा यही डायरेक्शन रहेगी। अब मैं जब किसी भी पॉइंट पे एक फाइनल वेलोसिटी ये v निकालूंगा, ये v निकालूंगा, तो ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रही है, ये बीटा, तो वही दर्शा रहा है, एक तरह से डायरेक्शन की बात कर रहा है, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, काइंड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया है प्रोजेक्टाइल का पूरा, और होपफुली आप लोगों को समझ आएगा। मैंने अच्छे से अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये समझ आए। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा केस देखेंगे प्रोजेक्टाइल का। दूसरा केस कौन सा था, मैं जस्ट आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक क्लियर रहे नेक्स्ट लेक्चर के लिए कि हम उसमें पढ़ेंगे क्या। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये वाली चीज़ पढ़ेंगे कि जब हम प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे थ्रो करेंगे, अभी तो हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे थे उसको, अब हम किसी एंगल पे जब उसको थ्रो करेंगे तब उसमें क्या होगा, तो तब वो इस तरीके का पाथ बनाएगा। जैसे फुटबॉलर एक किक मारता है फुटबॉल को,
तो जो ग्राउंड से पूरा पाथ बनता है उसके बारे में अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी आप पढ़िए अच्छे से और ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है पूरा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे, हर एक क्वेश्चन हिला दोगे आराम से बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। बाकी ध्यान रखो अपना, टेक केयर, ओके बाय।